आज की वीडियो में हम लोग कार्ल मैनहेम को देखेंगे। ये हमारे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिया, जिनमें मुख्यतः जो इनके सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है ना? आइडियोलॉजी है, यूटोपिया है, रिलेशनिज़्म है, फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स, मुक्त बुद्धिजीवी, है ना? कांसेप्ट ऑफ जनरेशन, मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच, इन सबको हम देखेंगे। सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज क्या है? यानी कि अब तक आप देख रहे थे जितने थिंकर्स को पढ़ा आपने, उसमें इन्होंने फंक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ सोशियोलॉजी को सोसाइटी का आपने देखा है। लेकिन ये कार्ल मैनहेम जो हैं, ये नॉलेज का सोशियोलॉजी बताते हैं कि जो सोसाइटी में नॉलेज है, किसी के पास नॉलेज है, वो किस कंडीशन में नॉलेज बन रहा है। उसका नॉलेज का स्ट्रक्चर क्या है, किस क्लास पोजीशन में रहा है, क्या सत्ता में रहा है, सत्ता से क्या लिंक है उसका, ऐतिहासिक कॉन्टेक्स्ट क्या है, उस सब को हम देखेंगे कि इन सब पैरामीटर से हमारा नॉलेज कैसे डेवलप होता है, उसका सोशियोलॉजी है। आइडियोलॉजी यानी कि विचारधारा। विचारधारा क्या होता है? विचारधारा ये है कि ये बोलते हैं कार्ल मैनहेम कि जो विचारधारा है, जो आइडियोलॉजी है, वो एक आइडिया है जो जो भी हमारे समाज में विद्यमान है, सोशल ऑर्डर, उसको सपोर्ट करता है और उसको मेंटेन करता है ना? दो तरीके से होते हैं ये। एक पार्टिकुलर आइडियोलॉजी होता है, एक टोटल आइडियोलॉजी होता है ना? एक विशेष विचारधारा और एक समग्र विचारधारा। फिर आप देखेंगे यूटोपिया। यूटोपिया क्या होता है? यूटोपिया ये है कि जो हमारे समाज में सोशल ऑर्डर प्रेजेंट में है, वर्तमान में है, उसको कैसे चेंज करना है, उसको बदलना कैसे है, इसको हम यूटोपिया में देखेंगे। रिलेशनिज्म में देखेंगे, ये कहते हैं कि संबंधवाद क्या है। इसमें इन्होंने जो एब्सोल्यूट ट्रूथ है ना, जो सत्य है, उसको इन्होंने रिजेक्ट किया है और इन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होता है। इन्होंने संबंध क्या है, उस सत्य का, उससे जोड़ने का इन्होंने कंसेप्ट दिया है। फिर हम देखेंगे फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स, यानी कि मुक्त बुद्धिजीवी। मुक्त बुद्धिजीवी वो होते हैं जो समाज को एकाग्र दृष्टि से समझने में सक्षम होते हैं, है ना? इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ जनरेशन, है ना? कि पीढ़ी की अवधारणा क्या है ना? कि मान लीजिए कि आज की पीढ़ी है ना? इसका क्या नॉलेज है ना? इसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं, है ना? एक समय में जन्मी पीढ़ी समान ऐतिहासिक अनुभवों के कारण समान दृष्टिकोण विकसित करती है, ये सब देखेंगे। फिर हम देखेंगे कंसेप्ट, हमारा ये मेथोडोलॉजी एंड अप्रोच, कि ये जो कार्ल मैनहीम, ये जो सारे कंसेप्ट इन्होंने दिया है, वो सब कंसेप्ट देने के पीछे इनका मेथड क्या था, है ना? और इनका अप्रोच क्या था, इसको हम समझेंगे। ये जो मेरी क्लास होगी, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगी, है ना? इन दोनों मीडियम के स्टूडेंट को मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि आप कार्ल मैनहीम के कंसेप्ट को अच्छे से समझें और अपने आने वाले एग्जाम में अच्छे से ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव जो जिस तरीके से क्वेश्चन है उसको टैकल करें। ठीक है? नमस्कार, मैं इंजीनियर अजीत, असिस्टेंट प्रोफेसर इन सोशियोलॉजी, है ना? मैं आपको यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और एलटी ग्रेड के लिए आयोजित एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा। साथ ही साथ जो यूजीसी नेट द्वारा आयोजित एग्जाम होते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल होगा। और जो वेरियस स्टेट्स हैं, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जॉब निकालती हैं, नोटिफिकेशन निकालती हैं, उसका एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्ल मैनहेम, है ना? ये जो कार्ल मैनहेम है, ये 1893 में हमारे जन्मे और 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ, उसी समय ये एक्सपायर किए, मृत्यु को प्राप्त हुए। ठीक है? 1947 में और 1893 में हमारे जन्मे थे। ये हमारे जर्मन सोशियोलॉजिस्ट हैं। जर्मनी है ना? जर्मनी के ईस्ट में हमारा देखेंगे स्विट्जरलैंड है। ठीक है? ये कंसेप्ट आपको पता ही है। ओके। तो ये जर्मनी के हमारे ये सोशियोलॉजिस्ट हैं और इन्होंने ने क्या किया, ये क्यों फेमस हुए? ये फेमस हुए बेस्ट नोन फॉर डेवलपिंग द सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। जो हमारा ज्ञान का समाजशास्त्र है, उसका इन्होंने विकास किया, है ना? उसके लिए ये फेमस हुए। इन्होंने क्या किया कि एक नॉलेज जो है, यानी कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज में ही जो नॉलेज है, उस नॉलेज का सोशल स्ट्रक्चर मतलब सामाजिक ढांचा, जैसे परिवार हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो गया, ठीक है, पोजीशन हो गया, ये सब चीज़ों से, और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट कि उसका ऐतिहासिक संदर्भ क्या है, इन तीनों का रिलेशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया और कहा कि इन तीनों से हमारा नॉलेज का डेवलपमेंट होता है और उसी को हम सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज कहते हैं। ठीक है? इनकी एक बुक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया। ठीक है? आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया इनकी बुक है, ये 1929 में पब्लिश हुई थी। ठीक है? इसी आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया में
इन्होंने आइडिया क्या है, आइडियोलॉजी क्या है, यूटोपिया को अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये कहते हैं, कार्ल मैनहेम कहते हैं कि थिंकिंग इज सोशली कंडीशनड, यानी कि जो आप सोचते हैं, जो आपकी सोच है, वो कहीं न कहीं सामाजिक स्तर से प्रभावित है। ठीक है? इनका ये है। चलिए इनका जो कांसेप्ट था सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज, ठीक है? उसको हम देखेंगे। ठीक है? ये जो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज है ना? ज्ञान का समाजशास्त्र है क्या? ये कहते हैं मेनहिम, कार्ल मेनहिम बोलते हैं कि नॉलेज इज नॉट प्रोड्यूस इन आइसोलेशन। ठीक है? इट इज शेप्ड बाय सोशल स्ट्रक्चर। कार्ल मेनहिम कहते हैं कि जो हमारा ज्ञान है, आपको लगता है कि अकेले में जाके आप ज्ञान अर्जित कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। ठीक है? ये कहते हैं कि आपको जो सोशल स्ट्रक्चर है, सोशल स्ट्रक्चर ही आपके ज्ञान को डिटरमाइन करता है और वही एक आकार देता है। सोशल स्ट्रक्चर क्या होता है? सोशल स्ट्रक्चर जैसे सच एज क्लास पोजीशन, है ना? आपका किस क्लास में है? मिडिल क्लास में है ना? अमीर हैं, गरीब हैं, कैपिटलिस्ट हैं, क्या हैं? वो क्लास पोजीशन आपको डिटरमाइन करेगा, उसके अनुसार आपकी नॉलेज आएगी। पावर रिलेशन क्या है? कि आपके पास पावर क्या है? जिस तरीके से पावर आपकी रही है, उस तरीके से आप एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं। तो एक्सप्लॉइटेटिव नेचर आपके पास आ जाएगा, उस तरह का एटीट्यूड आपके पास बनेगा, यानी कि उस तरीके से आपके पास नॉलेज बनेगी। हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है? हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है कि जैसे मान लीजिए कि ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल किए, है ना? वो एक्सप्लॉइट किए, तो जब एक्सप्लॉइट किए, तो जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, वो उनका विरोध किए। जब विरोध किए, तो उनका विरोध करने के लिए उनके पास नॉलेज आ गया। ठीक है कि इनका विरोध करना है। तो यानी कि क्लास पोजीशन, पावर रिलेशन और ऐतिहासिक जो हमारे संदर्भ होते हैं, उन सबों से मिलके ये हमारा क्या बनता है? ज्ञान बनता है। मेनहेम के अनुसार ज्ञान और विचार व्यक्ति के सामाजिक वर्ग, सत्ता स्थिति, ऐतिहासिक परिस्थिति से प्रभावित होते हैं। कोई भी विचार पूरी तरह तटस्थ नहीं होता, है ना? न्यूट्रल नहीं होता। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे आप कि जैसे लैंड रिफॉर्म हुआ इंडिया में, विनोबा भावे इसके मेन लीडर भी हुआ करते थे। तो जब लैंड रिफॉर्म हुआ, तो उसको लैंड रिफॉर्म मान लीजिए अभी हो रहा है। तो लैंड रिफॉर्म को हम जो लैंड लॉर्ड जो जमींदार हैं, भूमि सुधार हो रही है, तो भूमि सुधार को जो जमींदार है वो कहेंगे नहीं हमारे साथ अन्याय हो रहा है। ठीक है? वहीं पे जबकि ये जस्टिस कहेंगे कौन? जो हमारे लैंडलेस फार्मर में। लेकिन जो हमारे किसान हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है ना? उनको यदि ज़मीन मिलेगी, आवंटन होगा, तो कहेंगे नहीं मेरे साथ अन्याय हुआ है। अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, एक हमारे लैंडलॉर्ड और एक हमारे फार्मर, एक हमारे जमींदार और एक हमारे किसान। जमींदार को ये लगता है, एक हमारा भूदान आंदोलन चल रहा है, लैंड रिफॉर्म मान लीजिए लैंड रिफॉर्म में भूदान आंदोलन चल रहा है। तो जब लैंड रिफॉर्म हो रहा है, तो यानी कि जिसके पास ज़्यादा ज़मीन है, उसकी ज़मीन लेके सरकार जिसके पास ज़मीन नहीं, उसको ज़मीन दे रही है। तो जिसके पास ज़मीन है, उसकी ज़मीन छीन रही है, तो उसको तो अन्याय लगेगा। लेकिन जिसके पास ज़मीन नहीं है, उसको ज़मीन मिल रही है, तो उसको न्याय लगेगा। अब अन्याय और न्याय लगना डिपेंड किस पे करता है? लैंडलॉर्ड पे और फार्मर पे। जमींदार को अन्याय क्यों लग रहा है? जमींदार को लग रहा है कि इतनी ज़मीन बचाने के लिए हम लोगों ने युद्ध किया, कई जानें गई हैं परिवार से, इसको हम लोग मेंटेन रखे हैं, इसको एक जगह ज़मीन को बेचे नहीं, एक जगह इकट्ठा रखे, है ना? बहुत लड़ाइयाँ लड़ने के बाद हमने उस ज़मीन को बचाया है। वहीं पे जो हमारे लैंडलेस हैं, जिनके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन किसान हैं, वो कहते हैं कि अरे! ऐसे कैसे हो सकता है? भगवान सबके लिए बराबर है, तो सबको ज़मीन दिए होंगे, तो इनके पास इतनी ज़मीन कैसे हो गई? यानी कि ये कहीं न कहीं हमारी ही ज़मीन एक्सप्लॉइट किए होंगे, हमसे छीने होंगे, यानी कि प्रकृति पे सबका समान अधिकार है, तो इन ज़मीनों पे भी हमारा भी अधिकार होना चाहिए और यदि सरकार लैंड रिफ़ॉर्म करके हमको दे रही है, तो इससे क्या है? मुझे न्याय मिल रहा है। यानी कि लैंडलॉर्ड जो ज़मींदार है, उसकी क्लास पोज़ीशन, पावर रिलेशन और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट कुछ अलग है और वहीं पे जो भूमिहीन किसान हैं, फार्मर हैं, उनका क्लास पोज़ीशन, है ना? सामाजिक वर्ग, सत्ता स्थिति, ऐतिहासिक परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, तो उन कंडीशंस पे हमारा इनजस्टिस लग रहा है, अन्याय लग रहा है और जस्टिस लग रहा है। ठीक है? ये चीज़ें इस तरीके से आप समझेंगे। नॉलेज रिफ्लेक्ट्स द सोशल लोकेशन ऑफ नोअर्स। ठीक है? यानी कि ये कहता है कि नॉलेज क्या है? नॉलेज ये करता है कि आपका सोशल लोकेशन क्या है? जो जिस तरीके से आपका सोशल लोकेशन होगा, उस तरीके से आपका जानकारी बढ़ेगी। जैसे अभी का एग्ज़ाम्पल दूँगा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में अभी क्या है कि ओबीसी कैंडिडेट्स और साथ में एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट्स मिलके एक मुहिम चला रहे हैं कि ओबीसी का जो कट ऑफ है, वो जनरल के कट ऑफ से ज़्यादा जा रहा है, ठीक है? तो हमें जनरल की सीटें क्यों नहीं मिल रही? ठीक है? तो वो जो ओबीसी कैंडिडेट डिमांड कर रहे हैं कि हमारा नंबर इनसे अधिक है ना?
तो उनकी सीटें मुझे क्यों नहीं मिल रही? हमको ओबीसी में ही क्यों रखा जा रहा है? और हमें हमारी सीटें क्यों क्यों कम की जा रही है? हमें 27% सीटें क्यों नहीं दी जा रही है? तो ये जो चीज़ें इनकी जानकारी आ रही है और जो ये रख रहे हैं, वो जानकारी कहाँ से मिला है उनको? वो जानकारी मिला है कि क्लास पोज़ीशन, पढ़ लिख के एक वर्ग उनका नॉलेज आ गया है, पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, वो समझदार हो गया, वो समझ रहा है। पावर रिलेशन, वो सत्ता सत्ता को भी समझा है वो, ठीक है? जैसे अ, ठीक है, समाजवादी पार्टी के दौरान उस सत्ता को उसने देखा है ना? और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है कि इनको रिज़र्वेशन मिला, रिज़र्वेशन बाबा साहब ने और मंडल कमीशन ने किस तरीके से इनको दिया है ना? उस जब ये सारी चीज़ें को कंबाइन करेंगे, तो इनके पास नॉलेज आया तब ये कहीं जाके अपने हक का डिमांड कर रहे हैं, ठीक है? यानी कि इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। और एक चीज़ और, जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, वो सोशियोलॉजिस्ट होते हैं और सोशियोलॉजिस्ट क्या होते हैं, फैक्ट पे बात करते हैं, जो न्यूट्रल रहते हैं, ठीक है? वही हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा फ्री फ्लोटिंग आइडियोलॉजी क्या होता है, ठीक है? यहाँ तक आप समझ गए। अब देखेंगे आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी है क्या? आइडियोलॉजी यानी कि एक विचारधारा है ना? लोग बोलते हैं कि बीजेपी की आइडियोलॉजी है, इस तरीके से सरकार चला रही है। कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, इस तरीके से सरकार चला रही है। बीएसपी की आइडियोलॉजी है, अम्बेडकराइट वो चलाती है। लोहिया की आइडियोलॉजी, समाजवादी पार्टी, इस तरीके से आप सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सुनने को मिलता है। तो ये जो आइडियोलॉजी है, ये विचारधारा है क्या? ये आइडियोलॉजी ये है, कार्ल मेनहेम बोलते हैं कि आइडियोलॉजी रिफर्स टू द आइडिया, एक आइडिया को, एक विचार से विचार को रेफर करता है। विचार कौन? वो विचार जो जस्टिफाई करता है, मेंटेन करता है। क्या जस्टिफाई करता है? किसको सपोर्ट करता है? किसको मेंटेन करता है? एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर, यानी कि जो सोशल ऑर्डर जिस तरीके से है ना? उसको मेंटेन करता है, उसको सही ठहराता है। वो आइडिया ही हमारा एक आइडियोलॉजी कहलाता है। समझा गया? यानी कि विचारधारा कुछ नहीं है, विचारधारा ये है कि जो अभी वर्तमान में चल रहा है ना? उसको आप साबित कीजिए कि सही चल रहा है और उसको मेंटेन रखिए। तो हमारा आइडियोलॉजी हो गया। जैसे फॉर एग्जांपल लेंगे आप, कास्ट सिस्टम को दैवीय व्यवस्था बताना। कुछ लोग कहते हैं कि जो कास्ट सिस्टम चल रहा है, वैदिक काल से, लेटर वैदिक काल से जो भी चल रहा है ना? मनुस्मृति में जो मेंशन है, तो वो कास्ट सिस्टम क्या है कि मतलब कि भगवान की देन है, वो दैवीय व्यवस्था वो चल रही है, उसको सही है और उसको बरकरार रहना चाहिए। तो जो कास्ट सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, उनकी जो आइडिया है, वो ही हमारा आइडियोलॉजी कहलाएगा, ठीक है? जैसे बीजेपी गवर्नमेंट धर्म को ज़्यादा प्रमोट करती है, ठीक है? तो उनकी आइडियोलॉजी है। कांग्रेस आएगी, वो हमारा सोशलिस्ट, सेकुलरिज्म इस सब के बारे में बात करती है, तो वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है, ठीक है? तो यानी कि जो कास्ट सिस्टम अभी समाज में है, विद्यमान है, उसको दैवीय व्यवस्था बता के सही बताना और उसको मेंटेन करने की कोशिश करना, ये हमारी आइडियोलॉजी होगी। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आइडियोलॉजी, दो तरह के आइडियोलॉजी होते हैं, विचारधारा दो तरह के होते हैं। एक होता है पार्टिकुलर आइडियोलॉजी, यानी कि विशेष विचारधारा, और दूसरा होता है टोटल आइडियोलॉजी, यानी कि समग्र विचारधारा, ठीक है? अब पार्टिकुलर पार्टिकुलर जो आइडियोलॉजी होती है, विशेष विचारधारा क्या होती है और टोटल आइडियोलॉजी क्या होता है, उसको हम समझेंगे, ठीक है? देखिए, जो पार्टिकुलर आइडियोलॉजी होती है, विशेष विचारधारा होती है, वो क्या है? ये कहते हैं कि डिस्टॉर्टेड थिंकिंग, है ना, ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, है ना? डिस्टॉर्टेड यानी कि ये कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति या समूह की सोच जो वास्तविकता को छुपाती है, डिस्टॉर्टेड है, टूटा उटा थिंकिंग है कि जो हमारा एक सोच है, जो वास्तविकता है, उसको छुपा रहा है। जैसे राजनीति में जो हमारे पॉलिटिशियन होते हैं, वो चुनाव से पहले महंगाई कम होने का दावा कर रहे हैं, ठीक है? अभी मान लीजिए कि 2027 में यूपी का इलेक्शन होगा, उसमें कहा जाएगा ठीक है भाई, हम जॉब बहुत दे दिए हैं, बेरोज़गारी नहीं है, महँगाई नहीं है, ठीक है? जो कि फैक्ट ये है कि महँगाई है, फैक्ट ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अधिक है। लेकिन ये क्या करेंगे, जो पार्टिकुलर आइडियोलॉजी है, वो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग को फैलाएँगे, है ना? वही है कि पॉलिटिशियन चुनाव से पहले महँगाई कम होने का दावा करें, तो हमारा पार्टिकुलर आइडियोलॉजी हो गया, ठीक है? दूसरा आइडियोलॉजी हो गया टोटल आइडियोलॉजी, यानी समग्र विचारधारा। ये जो समग्र विचारधारा है, इसमें ये होता है कि पूरे वर्ग की सामूहिक सोच जो सामाजिक यथार्थ को ढक देती है ना? यानी कि वर्ल्ड व्यू ऑफ द एंटायर क्लास होता है। जैसे मान लीजिए कि पूंजीपति है, कैपिटलिस्ट वर्ग क्लास है, उसका ये मानना है कि गरीबी जो है, वो गरीबी गरीबी के कारण नहीं, गरीबी जो है आलस्य की वजह से है। कैपिटलिस्ट बोलते हैं कि जो गरीबी गरीबों के पास है, वो काम नहीं करना चाहते हैं, आलस्य करते हैं, इसलिए वो गरीबी है ना? मान लिया गया है, वर्ल्ड व्यू हो गया है। लेकिन क्या ये सही है क्या? क्या आप ये देखते हैं कि जो गरीब है, वो अमीरों से ज़्यादा मेहनत करता है ना? लेकिन उसके अकॉर्डिंग उसको वेजेस नहीं मिलते, ठीक है?
तो ये चीज़ आप समझ जाएँगे। तो ये आपका टोटल आइडियोलॉजी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट आप देखेंगे यूटोपिया। यूटोपिया है क्या? देखिए, यूटोपिया जो है, कार्ल मैनहेम बोलते हैं कि जो यूटोपिया इज़ एन आइडिया दैट चैलेंजेस एंड ट्रांसफॉर्म द एक्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। कार्ल मैनहेम बोलते हैं कि जो यूटोपिया है वो भी एक हमारा आइडिया है। और वो आइडिया क्या है? वो आइडिया वो है कि जो चैलेंज करता है और ट्रांसफॉर्म करता है किसको? एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर। आइडियोलॉजी क्या है? आइडियोलॉजी वो है कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है उसको जस्टिफाई करेगा, उसको मेंटेन करेगा। लेकिन यूटोपिया जो है, वो जो एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर है, जो विद्यमान सामाजिक व्यवस्था है, उसको चैलेंज करता है, उसको चेंज करता है। जैसे कास्ट सिस्टम, यूटोपियन जो क्या करेंगे, जो यूटोपिया आइडियोलॉजी है वो क्या करेगा, वो कहेगा कास्ट सिस्टम बेकार है, कास्ट सिस्टम को तोड़ना चाहिए, है ना? तो जो कास्ट सिस्टम के विरोध में है उनको आप यूटोपिया बोलेंगे, और जो कास्ट सिस्टम के सपोर्ट में है उसको हम आइडियोलॉजी बोल देंगे, ठीक है? समझने के लिए आप समझिए इसको। यूटोपिया में क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल देखेंगे, सोशलिज्म, समाजवाद क्या है, ठीक है? और जो अम्बेडकर अम्बेडकर जी का आइडिया था, आइडिया ऑफ सोशल इक्वालिटी, समानता, सामाजिक समानता के बारे में जो अम्बेडकर जी का आइडिया था, वो हमारा क्या हो जाएगा, यूटोपिया, ठीक है? यूटोपिया इज द सोर्स ऑफ सोशल चेंज। और जो सामाजिक संरचना है उसको चेंज करना है, तो यूटोपिया क्या है हमारा, एक स्रोत है ना? जब तक आप चैलेंज नहीं करेंगे, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे एग्जिस्टिंग सोशल ऑर्डर को, तब तक हमारा वो रिफॉर्म नहीं होगा। और रिफॉर्म का मतलब यूटोपिया, ठीक है? अब इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे कि आइडियोलॉजी वर्सेस यूटोपिया है क्या। देखिए, आइडियोलॉजी में क्या होता है कि स्टेटस क्यू बनाए रखता है, यानी कि जिस तरीके से सामाजिक व्यवस्था है वो बनी रहे, उसमें कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। यदि कास्ट सिस्टम है तो कास्ट सिस्टम बनी रहे, ठीक है? वो हमारी आइडियोलॉजी है। यूटोपिया क्या करता है कि स्टेटस क्यू को तोड़ता है, यानी कास्ट सिस्टम है, कहता है कि नहीं कास्ट सिस्टम बेकार है, एंड इंटर कास्ट मैरिज होनी चाहिए, और इंटर कास्ट मैरिज होगी, ठीक है, तब हमारा कास्ट सिस्टम ब्रेक हो जाएगा, है ना? जो आइडियोलॉजी होती है वो कहता है कि हमारा कंजर्वेटिव होती है, रूढ़िवादी होती है, उसमें चेंजेस नहीं चाहता वो। लेकिन जो यूटोपियन होते हैं वो हमारा रिवोल्यूशनरी होते हैं, क्रांतिकारी होते हैं, वो चेंज लेके आना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। आइडियोलॉजी जो होता है वो सत्ता के पक्ष में, जो सत्ता कहेगा उसी के अनुसार चलना है, उसका विरोध नहीं करना है ना? आजकल आप देखते हैं न्यूज एंकर्स को, मेन स्ट्रीम मीडिया को, कि वो सत्ता के पक्ष में ही बात करेगी, तो वो आइडियोलॉजी को प्रमोट कर रही है ना? यूटोपिया है यानी कि परिवर्तन के पक्ष में। आप देखेंगे सोशल मीडिया को, सोशल मीडिया में बहुत ही इंडिविजुअल सोशल मीडिया हैं, ठीक है? वो देखेंगे कि नहीं, सत्ता से क्वेश्चन करते हैं, है ना? सत्ता के द्वारा जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा जो रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, यदि वो इंडियन लेबर लॉ रिफॉर्म हो गया, कुछ भी ऐसे हो गए, तो उसका वो विरोध करते हैं। वो कहते हैं क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, है ना? तो हमारा यूटोपिया हो, ठीक है? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसमें कुछ और रॉकेट साइंस नहीं है, समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट आप देखेंगे कि हमारा ये रिलेशनिज्म क्या होता है। तो जो हमारा रिलेशनिज्म है, यानी कि संबंधवाद, यह है क्या? ये संबंध क्या है? मेनहिम कहते हैं, एक्चुअली ये जो रिलेशनिज्म है, तो उसको कार्ल मेनहिम ने, एक होता है रिलेटिविज्म, यानी कि सापेक्षवाद, और एक संबंधवाद। तो ये क्या कहते हैं कि सापेक्षवाद जो है उसको रिजेक्ट करते हैं, कहते हैं कि नहीं भैया, हमारा जो रिलेटिविज्म है वो नहीं है, लेकिन वो जब इसको सापेक्षवाद को रिजेक्ट करते हैं तो उसी के संबंध में हमारा ये संबंधवाद लेके आते हैं। मेन हिम रिजेक्टेड एब्सोल्यूट ट्रूथ, रिजेक्ट करते हैं, एंड प्रपोज्ड रिलेशनिज्म, ठीक है, विच एक्सेप्ट दैट नॉलेज इज कंटेक्स्ट बाउंड बट ऑब्जेक्टिवली एनालिजेबल, है ना? यानी कि कार्ल मैनहिम बोलते हैं कि पूर्ण मैनहिम ने पूर्ण सत्य को नकारा और कहा कि ज्ञान संदर्भ निर्भर होता है, फिर भी उसका वैज्ञानिक अध्ययन संभव है। यानी कि जो भी हमारे ज्ञान है ना, क्या उस ज्ञान के पीछे क्या कंटेक्स्ट है, उस पर निर्भर करता है। और लोग कहते हैं कि पूर्ण सत्य है ये चीजें झूठ नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि नहीं, पूर्ण सत्य कुछ है ही नहीं, पूर्ण सत्य होता ही नहीं है। लेकिन वो क्या होता है, क्या उस समय कंटेक्स्ट चल रहा है, वो होता है। फिर भी उसका एक साइंटिफिक स्टडी एक हमें करना चाहिए, ठीक है? ट्रूथ मस्ट बी अंडरस्टूड इन रिलेशन टू सोशल कंटेक्स्ट। इनका मतलब यही है कि जो सत्य है उसको जो सामाजिक संदर्भ है उसके संदर्भ में ही समझना चाहिए, नॉट एज नॉट एज एब्सोल्यूट और मीनिंगलेस। उसको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि वो सत्य हमारा पूर्ण सत्य है या उसके कोई मीनिंग नहीं है।
नहीं, सत्य जो है सोशल कॉन्टेक्स्ट में क्या चल रहा है, उस पे आप समझना चाहिए, ठीक है? अब जैसे मान लीजिए कि डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, ठीक है? तो जब डेवलपमेंट का कार्य हो रहा है, तो कहीं पे बहुत ज़रूरी है, पेड़ काटना बहुत ज़रूरी है ना? यदि नहीं काटेंगे, तो उससे बहुत नुकसान हो जाएगा लोगों को। तो पेड़ काटना सही है वहाँ पे, काटेंगे दूसरे को फ़ायदा होगा तो वो हमारा सत्य है। लेकिन बिना मतलब का पेड़ काटेंगे, है ना? मीनिंगलेस रहेगा, तब उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? यानी कि सोशल कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। ये कहते हैं कि जो रिलेटिविज़्म है, सापेक्षवाद से अलग है, मेनहेम बोलते हैं। मेनहेम ने रिलेटिविज़्म को रिजेक्ट किया और रिलेशनिज़्म को इन्होंने सपोर्ट दिया। जैसे कास्ट यानी कि जाति पर विचार कीजिए। तो मान लीजिए कि जो कास्ट सिस्टम है, उसके प्रति हमारे गाँव के लोग क्या सोचते हैं, शहर के लोग क्या सोचते हैं और क्लास यानी कि अमीर-गरीब के अनुसार क्या है। तो ये कहते हैं कि जब जाति पर आप विचार करेंगे, तो गाँव, शहर और वर्ग के अनुसार अलग-अलग होंगे, पर पूरी तरह गलत नहीं होंगे। यानी कि आप कास्ट सिस्टम को लेकर बात करेंगे, तो जो क्लास वर्ग में जाएँगे, जो अपर क्लास है, जो पूँजीपति है, अमीर है, वो कास्ट सिस्टम को नहीं मानता। मुंबई में जाएँगे आप तो कास्ट सिस्टम को, दिल्ली में जाएँगे तो कास्ट सिस्टम का उतना बड़ा रिलेवेंस नहीं है। यदि आप अमीर हैं, तो शादियाँ आराम से हो जाती हैं। तो शादियाँ वहाँ पे आराम से हो जा रही हैं, ठीक है? तो आप कहेंगे नहीं कास्ट सिस्टम है नहीं, नहीं, वो क्लास के अनुसार वहाँ पे है कि कास्ट सिस्टम नहीं है। लेकिन वो पूरी तरह से गलत तो नहीं है ना भाई, क्योंकि कास्ट सिस्टम तो है। वहीं सिटी में जाएँगे तो देखेंगे कि कहीं-कहीं जो बहुत मॉडर्न हो गए हैं, वो किसी भी कास्ट में शादी कर लेंगे, कास्ट सिस्टम को नहीं मानते हैं। लेकिन विलेज में देखेंगे तो अभी भी कास्ट सिस्टम का रिलेवेंस बहुत ज़्यादा है। यानी कि वही कह रहे हैं कि ये जो हमारा सिस्टम हो गया, ये हमारा सोशल कॉन्टेक्स्ट हो गया और कास्ट सिस्टम हमारा सही है कि गलत है, इस ट्रुथ जानना है। तो वो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन तरीके से आप समझेंगे। तो क्लास के लिए नहीं होगा, सिटी के लिए होगा और नहीं होगा और विलेज के लिए तो होगा ही होगा। ठीक है? तो समाज के अनुसार ये होगा, लेकिन पूरी तरह गलत नहीं होगा। ठीक है? अब देखेंगे कि फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स यानी कि मुक्त बुद्धिजीवी क्या होते हैं, है ना? तो जो मुक्त बुद्धिजीवी हैं, फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स हैं, तो मेनहिम बोलते हैं कि समाज को समग्र दृष्टि से समझने में जो सक्षम होगा, वही हमारा फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स होंगे। ठीक है? मिनिम कहते हैं बिलीव्ड इंटेलेक्चुअल्स आर रिलेटिवली डिटैच्ड फ्रॉम क्लास इंटरेस्ट एंड कैन सिंथेसाइज मल्टीपल पर्सपेक्टिव, है ना? इनका मतलब ये है कि जो मुक्त बुद्धिजीवी हैं, किसी एक वर्ग से बंधे नहीं होते, बल्कि वे विभिन्न विचारों को जोड़ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूनिवर्सिटी के जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, ठीक है, वो सिर्फ एक आइडियोलॉजी या इटोपिया या किसी एक कंसेप्ट से बंधे हुए नहीं हैं, क्योंकि वो प्रोफेसर हैं। वो कोई भी ज्ञान देते हैं तो उसके मल्टीपल जो पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो उसके बहुतायात हैं, उस तरीके से वो सोचेंगे और नॉलेज देंगे। जैसे आप सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजिस्ट आप बनेंगे, तो आप समाज को किसी एक पर्सपेक्टिव से नहीं देखेंगे, बल्कि समाज को हर पर्सपेक्टिव से देख के क्या सही है, आप उसको बताएँगे। तभी आप मुक्त बुद्धिजीवी कहे जाएँगे। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी आप सोशियोलॉजिस्ट बन गए और गवर्नमेंट की पॉलिसी है, वो किसी के लिए अच्छी नहीं है, तो आप कहेंगे नहीं-नहीं सबके लिए अच्छी है। नहीं, आपको फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स बनने पड़ेंगे। ठीक है? कास्ट सिस्टम है, तो है। रिज़र्वेशन सही है, तो आप उसको आकलन करेंगे। जनरल के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे, ओबीसी के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे, एससी-एसटी के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे, वुमन के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे, दिव्यांग के पर्सपेक्टिव से भी सोचेंगे और जब इन सबों के पर्सपेक्टिव से आप सोचेंगे, तब आप बताएँगे कि रिज़र्वेशन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तब आप डिसाइड करेंगे कि रिज़र्वेशन इज़ नॉट अ चैरिटी, रिज़र्वेशन इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। ठीक है? तो जो लोग बोलते हैं कि रिज़र्वेशन एक भीख है, चैरिटी है, वो सोशियोलॉजिस्ट नहीं है, वो फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स नहीं है। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक मुद्दे की बात करते हैं। लेकिन जो कहते हैं कि रिज़र्वेशन इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल, यानी कि वो हर एंगल से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल यानी कि जनता के प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर रहे हैं और जनता में हमारे एससी, एसटी, ओबीसी, फीमेल, दिव्यांग, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, वो सभी लोग आते हैं। तो जब सबको एक साथ लेके चलेंगे और जब सपोर्ट करेंगे, तब आप मुक्त बुद्धिजीवी कहलाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपको सोशियोलॉजिस्ट भी बनना है। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है? नेक्स्ट कांसेप्ट है कार्ल मेनहेम का कांसेप्ट ऑफ जनरेशन। पीढ़ी की अवधारणा क्या है? पीढ़ी की अवधारणा क्या है? जनरेशन क्या होती है? जैसे मान लीजिए दादा हो गए, दादा का एक अलग जनरेशन है, दादा के बाद पिता आए, पिताजी का एक अलग जनरेशन है,
और पिताजी के बाद बच्चे आए तो बच्चों का एक अलग जनरेशन है, और जो बच्चे हैं उनके बच्चे होंगे तो उनका एक अलग जनरेशन है। इस तरीके से चल, तो कहते हैं कि पीपल बोर्न इन द सेम हिस्टोरिकल पीरियड शेयर सिमिलर पर्सपेक्टिव। ठीक है, सेम हिस्टोरिकल पीरियड, सिमिलर एक्सपीरियंस और शेपिंग अ कॉमन वर्ल्ड व्यू। इनका मतलब ये कार्ल मैनहेम कहते हैं कि एक ही समय में जन्मी पीढ़ी समान ऐतिहासिक अनुभवों के कारण समान दृष्टिकोण विकसित करती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2025 में जो हमारे यूथ जनरेशन है ना, वो क्या देख रहा है? वो देख रहा है सोशल मीडिया को, वो 5G देख रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई देख रहा है, जेमिनी देख रहा है ना, अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी देख रहा है, और कितने स्टार्टअप खुल रहे हैं उसको देख रहा है। ठीक है, वहीं पे आप देखेंगे कि जो 1970 के जनरेशन है, ठीक है, यानी हमारे पिताजी के जो जनरेशन है ना, उसमें देखेंगे कि उस समय गवर्नमेंट जॉब थी लोगों के पास, क्योंकि हमारा देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, और उस समय गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ज़रूरत थी, तो गवर्नमेंट लोगों को पकड़-पकड़ के जॉब दे रही थी। मेरे पिताजी को पकड़ के जॉब दिया गया था। सोशलिज्म कंसेप्ट उस समय समाजवाद की बात खूब चल रही थी। ठीक है, ये हमारा कंसेप्ट ऑफ जनरेशन है। इसके बाद देखेंगे हम रिलेशन सेंट्रली बिटवीन थॉट एंड सोशल लोकेशन। ये कहते हैं का एक कंसेप्ट है कि जिस तरीके से हमारा नॉलेज डेवलप हुआ है, वो हमारा नॉलेज किस पे डिपेंड करता है? नॉलेज हमारा डिपेंड करता है क्लास पे, है ना? हमारा सोशल स्ट्रक्चर क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है। उसी तरह ये कहते हैं कि जो थॉट यानी कि जो विचार है और जो सोशल लोकेशन है, आदमी किस परिस्थिति में रह रहा है ना? उन सबों का एक लिंक क्या है उसके बारे में बताएं। मेनहिम जो है एम्फेसाइज्ड द रिलेशन बिटवीन द नॉलेज, है ना, एंड सोशल पोजीशन ऑफ द थिंकर। यानी जो थिंकर है, ठीक है, वो थिंकर की जो नॉलेज है ना, और थिंकर का जो सोशल पोजीशन है, उन दोनों का क्या रिलेशन है उसको इन्होंने उस पे फोकस किया इन्होंने, कि जिस तरीके से ये थिंकर का मान लीजिए, थिंकर एक मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, मैं इंजीनियर हूँ मैं, ठीक है, तो ये मेरा नॉलेज इंजीनियरिंग में आ गया, प्लस मैं इंजीनियर हूँ प्लस सोशियोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, यानी कि सोशियोलॉजिस्ट भी आप बोल सकते हैं। ये दोनों नॉलेज हो गया, ठीक है। सोशल पोजीशन मेरी क्या है? सोशल पोजीशन ये है कि मैं किस क्लास से हूँ, अमीर हूँ, गरीब हूँ, क्या है? मेरी जनरेशन क्या रही है और मेरी एजुकेशन क्या रही है, ठीक है। जब ये दोनों चीज़ें मिलेंगी, इनका जो रिलेशन आएगा, है ना? इस रिलेशन से हमारा जो कांसेप्ट बनेगा, वो कहीं न कहीं ब्रॉड कांसेप्ट बनेगा। मान लीजिए एक इंजीनियर है ना? उसका सोशल पोजीशन क्या है? पैसा कमा रहा है, ठीक है, कभी भी जन्मा हो, एजुकेशन नहीं है, तो बस एक मशीन के बारे में अच्छा से समझेगा और वो बताएगा। लेकिन यदि एक इंजीनियर यदि सोशियोलॉजी पढ़ा है, सोशियोलॉजिस्ट भी है, इंजीनियर भी है, और उसकी फैमिली में, रिलेशन में, उसके पॉलिटिकल में हर जगह से अच्छी पकड़ है, तो वो क्या इंजीनियरिंग, सोशियोलॉजी और पोजीशन सबको साथ में लेके कोई एक विचार देगा, तो उसका उस रिलेशन से जो हमारा कांसेप्ट आएगा, वो कहीं न कहीं ब्रॉड कांसेप्ट होगा। इसी को इन्होंने समझाया है। फिर जैसे यूथ जनरेशन, ये हमारा प्रोग्रेसिव थॉट हो गया है। आज की जनरेशन को सब कुछ मिल रहा है। ओल्ड जनरेशन जो है वो हमारा ट्रेडिशनल थॉट आ गया। क्यों? ओल्ड जनरेशन है, इनके पास हमारा ट्रेडिशनल थॉट इसलिए रहता है, क्यों? क्योंकि अभी जो डाइवर्सिटी ऑफ नॉलेज है, सोशल मीडिया है, ठीक है? सोशल मीडिया हो गया, एआई हो गया, ठीक है? सबके हाथ में मोबाइल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा हो गई। ये सब सब सारी चीज़ें आएँगी, और एक यूथ जनरेशन को पोज़ीशन मिला है, तो उसकी आइडियोलॉजी प्रोग्रेसिव रहेगी ना। लेकिन जहाँ पे ये सब रिसोर्सेस नहीं मिले हैं, तो जो चीज़ एक पकड़ ली है कि नहीं, नहीं हमको चेंज नहीं होना है, इसी तरह सोसाइटी को मेंटेन रखना है, तो हमारा ओल्ड जनरेशन हो गया। इसको अच्छे से और समझ सकते हैं आप। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप समझ लेंगे, इसको मैं समझा रहा हूँ मैं। देखिए, इनका जो है, जो कार्ल मेनहेम का अब तक जो वो सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज दिए, ठीक है? हमारे आइडियोलॉजी दिए, ठीक है? पार्टिकुलर आइडियोलॉजी दिए, टोटल आइडियोलॉजी दिए, यूटोपिया दे दिए, रिलेशनिज़्म दे दिए, कांसेप्ट ऑफ जनरेशन दे दिए, फ्री फ्लोटिंग इंटेलेक्चुअल्स दे दिए। ये सब जो कांसेप्ट दिए हैं, तो ये सब देने के पीछे मेथड इन्होंने क्या यूज़ किया, उसको देखेंगे। और इनका अप्रोच कहाँ से आया? ये किसी सोशियोलॉजिस्ट के कांसेप्ट को लिए कि नहीं लिए, है ना? इन सबों को हम देखेंगे। मेथोडोलॉजी में है इनका कि ये हिस्टोरिकल एंड कंपैरेटिव मेथड का इन्होंने यूज़ किया, है ना? कि किसी के अ, फ्यूचर में क्या होगा, इतिहास क्या थी, क्या है, इन सबो चीज़ों के लिए इन्होंने लिया, और उसको कंपैरेटिव, जैसे ओल्ड जनरेशन, न्यू जनरेशन को कंपेयर करके इन्होंने दिया है। ये इन्फ्लुएंस ऑफ मार्क्स, इनका जो कांसेप्ट है, वो कार्ल मार्क्स के कांसेप्ट से कहीं न कहीं इन्फ्लुएंस है। लेकिन ये इकोनॉमिक नॉट इकोनॉमिक डिटर्मिनिज़्म।
ये हमारा जो कार्ल मार्क्स का इकोनॉमिक वाला पर्सपेक्टिव था उसको इन्होंने इंक्लूड नहीं किया, बल्कि और जो इनका कंसेप्ट था मार्क्स का एक्सप्लॉयटेशन को लेके उसको इन्होंने इंक्लूड किया। ये क्या करते हैं कि नॉलेज प्लस पावर प्लस सोसाइटी, इन तीनों पे इन्होंने फोकस किया है कि नॉलेज कैसे आएगा, और नॉलेज आपके पास क्या पावर पोजीशन रही है वहां से आएगा, सोसाइटी का क्या फर्क पड़ेगा, आपका इन्फ्लुएंस पड़ेगा उससे। ये तीनों को इन्होंने एक साथ जोड़ने का काम किया और समझने का काम किया इसको, और नॉलेज दिया इस पे, सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज। कंक्लूजन निष्कर्ष देखेंगे इनका ये कि ये है क्या। निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन ये है कि कार्ल मेनहेम शोड दैट आइडियाज आर सोशली रूटेड, ठीक है, एंड हिस्टोरिकली शेप्ड। ये कहते हैं, ठीक है, कि जो कार्ल मेनहेम ने सिद्ध किया कि विचार सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं, है ना। उनका चिंतन समाज में ज्ञान और सत्ता के संबंध को समझने में सहायक है। His works helps us understand ideology, power, knowledge in society. इनका जो वर्क है ना, आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया जो बुक लिखे हैं, वो क्या करता है, हमें समझाने की कोशिश करता है कि आइडियोलॉजी क्या है, पावर क्या है, नॉलेज क्या है, सोसाइटी में इन सबको समझाता है। कार्ल मेनहेम ने यह सिद्ध किया कि विचार सामाजिक और ऐतिहासिक परिस्थितियों से जुड़े होते हैं। उनका चिंतन समाज में ज्ञान और सत्ता के संबंध को समझाने में सहायक है। ठीक है, तो अभी तक हमने कार्ल मेनहेम का जो भी सोशोलॉजिकल थॉट है उसको हम लोग एक एक करके समझे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट कीजिए, यदि अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर करें, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव सोशोलॉजिकल थॉट के वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।